हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पिछले पार्ट में थोड़ी मोड़ी गलती कर दी थी, तो उसको मैं बता देती हूँ। ओके, वांग जी को ठीक करने में विंग ने अपनी ऊर्जा के साथ साथ अपने एक पूँछ का भी सेक्रीफाइस कर दिया था। ओके, तो जिसके कारण विंग के पास सिर्फ 8 पूँछ बचे थे और उसके बाद वैन रूहान ने उसके बाकी सारे पूँछ को काट दिए थे, बस एक पूँछ बच गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें वैन चाओ के बारे में बताया जाता है। वैन चाओ आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? वैन चाओ वैन रूहान का बेटा था। वैन रूहान बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था, इसीलिए वो अपने बेटे को बार बार वांग जी के बारे में बताया करता था। वांग जी ऐसा है, वांग जी ऐसा है, वांग जी के जैसा बनो, वांग जी के जैसा पावरफुल बनो। इस चीज़ से वैन चाओ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था। उसने सोच लिया था कि वांग जी से भी पावरफुल बनेगा और वो एक दिन वांग जी को अपनी कठपुतली बनाएगा। और देख लेना, सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितनी वाहवाही वांग जी की अभी हो रही है ना, उससे ज़्यादा वाहवाही मेरी होगी और साथ में वांग जी के नाम को वो सभी मिटा कर रख देंगे। यही सब वैन चाओ का प्लान था। और पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बचपन में जब वांग जी को चोट लगी थी, हाँ, हम बचपन की बातें जानते हैं। असल में बचपन में क्या हुआ था, वैन चाओ जब उसके फादर वांग जी के बारे में बढ़ाई करते थे, या बोले तो बोलते थे कि देख लो, लैन क्लैन का जो सबसे बड़ा राजकुमार है वो तो एक बेटा निकल गया, पर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल। और उसका छोटा बेटा जो तुम्हारी ही उम्र का है, देख लो, आज वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। यही सब बातें सुन सुन कर वो बहुत ज़्यादा पक सा चुका था और उसने ठान लिया था कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा, उसे कुछ करना ही होगा। इसीलिए वो अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए एक गुफा में गया था और वो उस गुफा में इन आयरन की प्रैक्टिस किया करता था। हाँ, उसे इन आयरन अपने ही क्लैन में एक जगह पे मिल गया था। वो इन आयरन के प्रति अट्रैक्ट हो गया था और उसने इन आयरन का एक तलवार बना लिया था। उस इन आयरन के तलवार को वो हमेशा ही प्रैक्टिस किया करता था। पर उस दिन जब वांग जी उस केव में गया था एक घोस्ट के तलाश में, तब उसका लड़ाई वैन चाओ से ही हुआ था और वो उस तलवार के साथ ही उसे चोट लगा था। और तब वांग जी के अंदर वो इन आयरन की आधी से ज़्यादा शक्ति वांग जी के अंदर चली गई थी। वांग जी एक प्योर प्योर एनर्जी वाला है, इसीलिए वो इन आयरन की शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। वही वैन चाओ वो जब केव में इन आयरन की तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसकी आंखें बंद थी और साथ ही वो अपने काबू में ही नहीं था, उस इन आयरन के काबू में था। इसीलिए उसको याद भी नहीं था कि उसने वांग जी को चोट पहुंचाया है। और उसके बाद वो इन आयरन की आधी शक्ति वांग जी में चली गई थी और आधी शक्ति उस तलवार में। उस तलवार को वैन चाओ काबू में करना चाहता था, पर वो वैन चाओ के काबू में ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वैन चाओ ने सोच लिया था कि वो इसे बाद में कंट्रोल करना सीखेगा और वो फिर वहाँ से चला गया था। फिर कुछ दिनों बाद वो बड़ा हो गया, मतलब कुछ सालों बाद वो बड़ा हो गया, पर भी उस इन आयरन की तलवार को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर उसे पता चला कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन है जो हर जितने भी फॉक्स है उन्हें ख़त्म करते जा रहा है। तो उसने प्लान किया कि वो उस ब्लैक ड्रैगन के साथ मिल जाएगा और फिर वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ही राज करेगा, राजा बनेगा। यही सोचकर वो सीधा उस ब्लैक ड्रैगन के पास चला गया था। वैसे तो उसने उन लोगों को कभी देखा नहीं था और ना ही उन लोगों ने कभी वैन चाओ को देखा था, पर जैसे ही वैन चाओ के हाथों में उनकी नज़र पड़ी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि वैन चाओ के हाथों में वो इन आयरन था। उनको इन आयरन ही तो चाहिए था। वो ब्लैक ड्रैगन वैन चाओ के बातों को मानने लग गए थे। फिर जैसे जैसे वैन चाओ बोल रहा था, सारे लोग वही बातें मानते थे। फिर कुछ दिनों बाद, या बोलूँ तो कुछ सालों बाद, जैसे वांग जी और विंग की शादी हुई, उसके बाद जब लैंड क्लैन में लड़ाई हुआ, वो सब भी प्लान वैन चाओ ही का ही था और उसने ही कहा था कि वांग जी को पपेट बनाना है तो उसे पकड़ के लाना। वांग जी को उन लोगों ने पकड़ के लाया था। उसके बाद वांग जी को उन्होंने
इन आयरन के ही बांधन से बांध दिया था, जिससे वांग जी कई दिनों तक वहाँ बेहोश पड़ा रहा। फिर वो ब्लैक ड्रैगन वांग जी के अंदर उस इन आयरन की पावर को इंसर्ट करने लगे और फिर वैन चाओ ने उन्हें बता दिया था कि भले ही वांग जी के अंदर इन आयरन की पूरी शक्ति आ जाए पर उसे कंट्रोल हम ही करेंगे। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे, वो ब्लैक ड्रैगन खुश हो गए थे। उसके बाद वांग जी उनके कंट्रोल में आ गया था, उसको कुछ भी याद नहीं था, वो पूरी तरह ब्लैक ड्रैगन के कंट्रोल में था, वो इन आयरन के कंट्रोल में था। पर भी ये वैन चाओ को वांग जी को कंट्रोल करने में पूरे 3 साल लग गए, क्योंकि वांग जी एक प्योर हार्टेड पर्सन है, उसका ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। पर वैन चाओ ने पूरा 3 सालों तक उसे कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की और वो फाइनली वांग जी को कंट्रोल करना सीख गया था। वो इन आयरन से कंट्रोल करता था वांग जी को। और फिर उस दिन जब लड़ाई हो रहा था ब्यूरो माउंट पे, तो उसने ही वैन चाओ ने ही वांग जी को बुलाया था। और जैसे ही वांग जी हवा में उड़कर विंग के साथ लड़ाई कर रहा था, वैन चाओ नीचे से उसको कंट्रोल कर रहा था। पर जब विंग ने अपनी एनर्जी से वो वांग जी के अंदर का इन आयरन को अब्जॉर्व करने की कोशिश की थी, तो विंग ने उन दोनों को मतलब उन दोनों की एनर्जी को फील कर लिया था। और फिर विंग ने अपने एक टेल में अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी जितनी भी मेमोरी थी वांग जी और विंग की, वो सारी उस पूंछ में डालकर वांग जी के ऊपर थ्रो कर दी, जिससे वांग जी के अंदर विंग का ब्लड गया, उसका फॉक्स का एनर्जी गया, तो वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। और साथ में विंग की जो मेमोरी थी वो भी तो वांग जी के अंदर आ गई ना। तो वांग जी जैसे उस मेमोरी को याद किया कि वो किस तरह विंग से प्यार करता है, किस तरह वो विंग को ही हर्ट करा है, तो वांग जी भी इन आयरन से लड़ने लग गया और उसने इन आयरन पे कंट्रोल पा लिया था। और जैसे उसने देखा था कि वैन रूहान ने किस तरह विंग पे अटैक किया, उसे सहन नहीं हुआ और उसने वैन रूहान पर अटैक कर दिया। तो ये सब आपको सिर्फ बताने के लिए था। अब हम कहानी पे आते हैं। वांग जी अभी किसी को भी पहचान नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ विंग की ही मेमोरी थी, विंग की यादें थी, जिसके कारण सिर्फ वांग जी विंग को याद कर पा रहा था। वांग जी किसी को भी विंग को छूने नहीं दे रहा था, पर लैन सिचैन, लैन कुरैन, चिंगहेन जून, जैंग फैमिया, जैंग चैंग सारे लोग वांग जी को बोलते हैं कि विंग को ट्रीट करने दो, नहीं तो वो नहीं बचेगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वैन किंग विंग को ट्रीट करती है। विंग की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, क्योंकि उसकी पूरे आंखों की आंखों पूंछ गायब हो चुकी थी, या बोलो तो ख़त्म हो चुकी थी। विंग की बस एक ही पूंछ बची हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा ही घायल था। विंग को वैन किंग दवा देती है, या बोलूँ तो उसे हील करती है। वांग जी को वैन किंग कहती है कि आप इसके मेट हो, तो आप इसे एनर्जी दो। ये सुनकर वांग जी हाँ में सर हिलाता है और फिर वो विंग को एनर्जी देने लगा। पर पहले पहले वांग जी के हाथों से ब्लैक स्मोक निकल रहा था, जिसे देखकर वैन किंग उसे मना करती है और कहती नहीं रुको। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज हो गया था। वैन किंग कहती ब्लैक एनर्जी नहीं, अपनी एनर्जी दो। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज था, वो अपनी एनर्जी कैसे दे, वो जो कोशिश कर रहा है वो ब्लैक एनर्जी ही निकल रही है। वैन किंग उसे समझाती है कि उसे किस तरह अपनी एनर्जी को समन करना है, किस तरह इन आयरन को अपने अंदर कंट्रोल करना है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर से वो ट्राई करने लग गया, पर फिर से वो ब्लैक एनर्जी वापस आ रही थी। पर इस बार सारे लोग जितने भी लैंड क्लैन के थे, मतलब कि लैंड कुरैन, चिंगहेन जून, सिचैन, वो सभी वांग जी के अंदर एनर्जी डालने लगे, ताकि वांग जी के अंदर जो ब्लैक एनर्जी निकल रही है वो अंदर ही दबी रहे और वांग जी जो रियल पर्सनैलिटी है, जो रियल ऊर्जा है, वो बाहर आए। जैसे ही वांग जी ने उनका एनर्जी फील किया, उसके अंदर से जो ब्लैक एनर्जी निकल रही थी वो अब ब्लू में बदल गई और वो विंग के अंदर जाने लग गई। जैसे ही विंग ने वांग जी की एनर्जी फील की, उसकी सांसें जो रुकने लगी थी वो अब नॉर्मल हो गई थी, पर वो अभी भी वीक था। वैन किंग जितने भी विंग को घाव लगे हुए थे वहाँ पर पट्टी लगाती है और फिर वो अपने पॉकेट से एक दवा निकालती है और उसे विंग के अंदर, मतलब विंग के मुंह के अंदर डाल देती है, जिसे देखकर वांग जी उसके तरफ ग्रॉल कर रहा था कि आखिर वैन किंग ने डाला क्या। पर वैन किंग उसे समझाती है कि उससे विंग को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वैन किंग कहती है कि अब
इन्हें अच्छे से हीलर के पास ले जाना पड़ेगा और फिर इन्हें अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में बदलकर सीधा विंग को लेकर उड़ने लगा था। पर वो कहाँ जाए उसे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इधर उधर चक्कर मार रहा था कि तभी पूरे जितने भी लैंड क्लैन वाले थे, जितने भी लोग वहाँ थे, वो सारे भी वांग जी के पीछे आ गए थे और वो वांग जी को इशारा करते हैं कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वांग जी भी उन लोगों का इशारा समझकर वहाँ पर जाने लग गया था। कुछ ही टाइम बाद वो सारे लैंड क्लैन पहुँच चुके थे। वांग जी जब लैंड क्लैन को देखता है, उसके सर में दर्द होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता और धीरे धीरे वो अंदर जाने लग गया था। अभी वो अपनी इंसानी फॉर्म में आ गया था, उसके हाथों में विंग था। सारे लोग वांग जी को देखकर शॉक में पड़े जा रहे थे। जितने भी डिसिपल वहाँ थे, सारे वांग जी को देखकर बातें कर रहे थे कि राजकुमार लैन वापस आ गए, हमारे सेक लीडर वापस आ गए। यही सब बातें वो सब बोल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब मैडम लैन को पता चला कि ये सभी वापस आ गए हैं, वो भी उस तरफ जाने लग गई थी। पर जैसे ही उन्होंने सबको देखा, वो शौक सबसे ज़्यादा तो विंग और वांग जी को देखकर शौक थी। मैडम लैन की आंखों में आंसू आ गए थे। पहली बात, उसे वांग जी को देखकर उनके आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दूसरी, वांग जी के हाथों में विंग जो बेजान हालत में लेटा हुआ है, वो देखकर मैडम लैन भागते हुए, हाँ सीधा वो भाग रही थी और वो भागते हुए वांग जी के पास पहुंचती है और वो वांग जी के गालों को टच करने की कोशिश करती है, पर वांग जी एक कदम पीछे चला गया, जिससे मैडम लैन कंफ्यूज थी कि आखिर वांग जी ने उसे छूने क्यों नहीं दिया। लैनी मतलब मैडम लैन थोड़ा अपसेट हो गई थी, पर चिंगेंजुन उसके कंधे को पकड़कर उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं इशारों में ही कि अभी शांत हो जाओ, ये बहुत लंबी बात है। ये सुनकर लैनी मतलब मैडम लैन अपना सर हिलाती है और फिर वो वांग जी को देखती है। कुछ टाइम बाद वो सारे हीलर के पास पहुंचते हैं। हीलर विंग को देखता है, विंग को चेक करने लगा था, पर वांग जी क्रॉल करके उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। लैन फैमिली वांग जी को समझाती है कि वो हीलर है, वो ठीक करेंगे विंग को। ये सुनकर वांग जी फिर से अपना सर नोट करता है और फिर कुछ टाइम बाद हीलर विंग की पूरी बॉडी पे मलहम लगाते हैं। उसकी जो पूंछ कटी हुई थी उसमें मलहम लगाते हैं और फिर वो विंग को यहाँ पर लेटे रहने को और सारे लोगों को जाने बोलते हैं, पर वांग जी वहाँ से जा नहीं रहा था, जिसे देखकर लैन कुरैन, चिंगेंजुन और साथ ही सीचैन वांग जी को समझाते हैं कि विंग को अभी आराम करना है, उसे जाना होगा। पर वांग जी विंग का हाथ नहीं छोड़ रहा था, वो सबको देख रहा था, उसे कोई भी याद नहीं आ रहा था सिर्फ विंग के सिवा, क्योंकि विंग ने मेमोरी तो डाली थी पर सिर्फ वांग जी और विंग की डाली थी। उनके आसपास जितने भी लोग थे, वांग जी उन लोगों को फोकस ही नहीं कर रहा था और सिर्फ विंग को ही फोकस कर रहा था। लैन कुरैन, चिंगेंजुन उसे समझाते हैं कि अगर विंग को अच्छा करना है, ठीक करना है, तो उसे विंग को आराम करने देना होगा। अभी चलो वापस बाहर। ये सुनकर वांग जी नोट करता है और फिर वो बाहर जाता है। बाहर भी वो सबको इग्नोर करके एक जगह में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी लैनी मतलब कि मैडम लैन उसके पास आती है। वो वांग जी को देखने लगी और वो उसे सीधा गले से लगा लेती है, जिसे देखकर वांग जी कंफ्यूज था। पर लैन किरण और चिंगेंजुन वांग जी को बताते हैं कि वो तुम्हारी माँ है। ये सुनकर वांग जी मैडम लैन की तरफ देखता है और फिर उनको अपना सर नोट करता है। लैनी सबकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हो रहा है, मेरा बच्चा मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। ये सुनकर चिंगेंजुन उठ के कंधे पे हाथ रख के बताते हैं कि वांग जी सब कुछ भूल चुका है। ये सुन मैडम लैन रोने लग गई थी। वो वांग जी के हाथ को पकड़ती है। वांग जी को स्किन टच अच्छा नहीं लगता, पर ना जाने क्यों इस लेडी के या बोले तो मैडम लैन के हाथ मतलब मैडम लैन ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो उसे हटा भी नहीं पा रहा। उसे कुछ अलग से ही फील हो रहा है, इसीलिए वो सिर्फ उन्हें देखे जा रहा है। मैडम लैन रोते हुए वांग जी के हाथों में किस किए जा रही थी और बोल रही थी कि 3 सालों तक तुम मुझसे दूर रहे और अब तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे। क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? तुम अपनी माँ को कैसे भूल सकते हो लैनसन? ये बोलते हुए वो बार बार वांग जी के हाथों को किस किए जा रही थी। वांग जी सबकी तरफ देखता, फिर मैडम लैन की तरफ, फिर वांग जी धीरे से कहता है, माँ। ये सुनकर लैनी वांग जी की तरफ देखता है और फिर उसे गले लगाते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर वांग जी भी अब
मतलब वो भी इमोशनल हो गया था। अब धीरे-धीरे उसे भी याद आने लग गया था कि ये उसकी माँ है और फिर वो धीरे-धीरे सबको याद करने लगा। उसके सर में दर्द तो हो रहा था, उसके दिल में दर्द तो हो रहा था, पर वो अब अपने आप को थोड़ा काम कर रहा था और वो सबकी तरफ देखकर सबको याद करता है और सबको धीरे-धीरे उनके नाम से बुलाने लगा। सारे लोग खुश हो गए थे और सारे लोग वांगजी को गले लगाते हैं। वांगजी भी इमोशनल हो गया था और फिर कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ टाइम तक लैनी वांगजी के पास ही रहती है। वो उससे बातें कर रही थी और बोल रही थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा था कि तुम मेरे पास वापस ही नहीं आओगे। मुझे लगा था कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो, विंग ने तुम्हें हमारे पास ला ही लिया। ये बोलकर वो वांगजी के बार-बार फ़ॉरहेड पे किस किए जा रही थी। वांगजी भी इमोशनल था और वो विंग के रूम की तरफ ही देख रहा था, जहाँ पर विंग को हीलर ट्रीट कर रहे थे, या बोल तो विंग आराम कर रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम हो जाते हैं। मैडम लैन वांगजी को कहती है कि जाओ, तुम सो जाओ, हम विंग का ख्याल रखते हैं। पर वांगजी अपना सर ना में हिलाता है और फिर वो विंग के रूम की तरफ ही देखने लगा था। सारे लोग धीरे-धीरे करके वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि रात का टाइम था। वो भी थक कर आए थे, उन्होंने भी लड़ाई किया था। जितने लोगों को चोट लगी हुई थी, उनको मलहम पट्टी किया जाता है। चिंगेन जून, लैन किरेन, चिंगेन मतलब जैंग फैमिया, जैंग जैंग सबको उन्होंने मतलब वहाँ के हीलर ने ट्रीट किया था। वो सारे अपने-अपने रूम में बैठे हुए थे। वहीं लैनी और वांगजी विंग के पास ही बैठे हुए थे। मैडम लैन तो विंग और वांगजी को ही देखे जा रही थी। फिर वांगजी मैडम लैन से कहता है, माँ आप जाइए, मैं विंग के पास हूँ। ये सुनकर लैनी मना करती है, पर वांगजी कहता है, माँ मैं विंग के पास हूँ, आप जाइए, अब बहुत ज़्यादा ही रो रहे हो। ये सुनकर लैनी कहती है, पर तुम भी तो बहुत ज़्यादा थके होगे ना वांगजी। पर वांगजी उन्हें समझाता है कि वो ठीक है, आप जाओ। ये सुनकर लैनी अपना सर नोट करती है और फिर वो भी वहाँ से चली गई थी। ऐसे ही वांगजी विंग के पास बैठा-बैठा ही कब उसके पास ही सो गया, उसे पता नहीं चला। अगली सुबह वांगजी उठता है, क्योंकि वहाँ पर हीलर आ चुके थे। हीलर वांगजी को उठाते हुए कहते, राजकुमार लैन आप अच्छे से सो जाइए, आप ऐसे बैठे-बैठे सोओगे तो आपकी बॉडी में दर्द हो जाएगा। ये सुनकर वांगजी अपना सरनाम में नोट करता है और कहता है, विंग को कब होश आएगा। ये सुन वो हीलर बताते हैं कि कुछ ही टाइम में उन्हें होश आ जाएगा, बस हम अब हमें उन्हें ये दवा पिलानी होगी। ये बोलकर वो एक दवा का बाउल वांगजी को दिखाता है। वांगजी कहता है, मैं पिला देता हूँ। ये बोलकर वो उस बाउल को ले लेता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है, जो विंग अभी तक सोया हुआ था। वांगजी को पता है कि विंग बेहोश है, वो अभी उठ नहीं सकता, इसीलिए वो विंग के होठों को हल्का सा खोलकर उसमें दवा डालने लग गया था। विंग के होठों के पार से थोड़े-थोड़े मतलब वो दवा गिर रही थी, जिसे वांगजी देखता है और कहता है, इससे तो दवा बाहर जा रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचकर वो उस दवा को देखता है और फिर उसमें का पूरा दवा वो अपने मुंह में ले लेता है और फिर वो विंग के होठों को किस करने लगा, जिससे विंग के होठ खुल गए थे और वांगजी के मुंह में जितने भी दवा थे वो विंग के अंदर जाने लग गए और एक भी बूंद बाहर नहीं आता। वहीं वांगजी 3 सालों बाद विंग को टेस्ट कर रहा है, तो वो कुछ टाइम तक विंग के होठों को इस तक करते रहता है। वो उसे अच्छा भी लग रहा था। वो उसे मतलब उसकी आँखों में हल्के से आँसू भी बन गए थे और वो विंग के होठों को डीपली सक किए जा रहा था, पर सॉफ्टली। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके कपड़ों को खींच रहा है। ये देखकर वांगजी थोड़ा कन्फ्यूज़ था और वो विंग से थोड़ा-सा दूर होता है और फिर वो अपनी आँखों को दूसरी तरफ घुमाता है, ताकि वो उस पर्सन को देख सके कि आखिर कौन है जो उसके कपड़ों को खींच रहा है। वांगजी देखता है कि यहाँ पर 2 साल का एक छोटा-सा बच्चा उसके पैरों के पास के कपड़ों को खींच रहा है। वांगजी उसे देखता है, वो एक लैन बच्चा था, जिसने लैन के व्हाइट कलर के रोब पहने हुए थे। उसके फॉरहेड पे रिबन था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी अपने कोल्ड आवाज़ में ही बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरा कपड़ा क्यों खींच रहे हो। ये बोलकर वो उस लड़के को देखता है। वो लड़का धीरे से वांगजी को कहता है, दूर रहो मेरी मम्मा से, आप कितने गंदे हो, आप कितने शेमलेस हो, आपने मेरी मम्मा को किस किया, वो भी मेरे सामने। ये बोलकर वो
वांग जी को अपना तलवार दिखाता है, वही लकड़ी का तलवार। और वो वांग जी की तरफ उस लकड़ी के तलवार को पॉइंट करते हुए कहता है, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरे ही सामने मेरी मम्मा को किस किया। मम्मा सिर्फ मेरी है, उनको ऐसे किस करने का हिम्मत आपने किया भी कैसे। आपको पनिशमेंट मिलेगी। लैंड क्लैन में रूल है कि कोई भी इंसान किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकता। कोई भी इंसान किसी भी दूसरे ओमेगा के साथ ऐसे इंगेज नहीं हो सकता। कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। और आपने मेरी मम्मा का फ़ायदा उठाया है। हमारे क्लैन में ये रूल भी है कि कोई भी दूसरा अल्फ़ा किसी के दूसरे ओमेगा को ऐसे फिज़िकली टच नहीं कर सकता और साथ ही ऐसे हरकतें नहीं कर सकता। आपको सज़ा मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको पता भी है, आपको पूरे 50 करोड़ की सज़ा मिलेगी क्योंकि आपने यहाँ के लैंड फुरैन को टच किया है। आपने मेरी मम्मा के साथ ये हरकत करने की कोशिश की है। इसीलिए मैं यहाँ का लैंड राजकुमार आपको पनिशमेंट देता हूँ कि आपको वॉल ऑफ रूल के सामने जाकर पनिशमेंट लेनी है और मैं खुद आपको 50 करोड़ की सज़ा देता हूँ। ये सुनकर वांग जी शॉक था। ये छोटा सा 2 साल का बच्चा इतनी सारी रूल जानता है और साथ में उसे ही सज़ा दे रहा है। यहाँ के लीडर को या बोलूँ तो क्लैन लीडर को वांग जी उस बच्चे को देखते हुए बोलते हैं, तुम मुझे सज़ा दे रहे हो, तुम हो कौन। और रही यहाँ के क्लैन की नियमों के बारे में, तो मुझसे अच्छा इस क्लैन का नियम कोई नहीं जान सकता। और तुम कह रहे हो कि मैं किसी और ओमेगा को टच कर रहा हूँ। गलत। ये मेरा ओमेगा है, मैं इसकी अल्फ़ा हूँ, मैं इसका अल्फ़ा हूँ और मेरा पूरा राइट बनता है कि मैं इसे कहीं भी छूऊँ, कैसे भी छूऊँ और ऐसे भी छूऊँ। ये बोलकर वो विंग के होठों को अपने थंब से प्रेस कर देता है, जिसे देखकर युवान, हाँ वो हमारा छोटा सा युवान था, वो युवान के हाथ में अपने तलवार को या बोले तो लकड़ी की तलवार को हल्का सा टैप कर कर मार देता है, जिससे वांग जी को दर्द होता है। और वो उस छोटे से बच्चे को देखता है। वो दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। युवान कहता है, दूर रहो, मेरी मम्मा से दूर रहो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। वहीं वांग जी कहता है, तुम्हारी मम्मा? कहाँ से तुम्हारी मम्मा हो गई? वो मेरी ओमेगा है। ये बोलकर वो युवान को देखता है। तभी वांग जी को कुछ रियलाइज होता है। मम्मा? ये बोलकर वो युवान को देखता है और कहता है, तुमने क्या कहा इसे? ये सुनकर युवान कहता है, आपको सुनाई कम देता है क्या? ये मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा, उनसे दूर रहो। ये बोलकर वो वांग जी को धक्का देने लग गया था बेड से। वांग जी अभी मतलब वो किनारे पर ही बैठा हुआ था, जिससे वो युवान के धक्के से हल्का सा गिर गया। वांग जी के बम में जोर से लगा हुआ था। वांग जी इतना ज़्यादा शॉक कि एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कि वो लान वांग जी को धक्का दे सके और साथ ही उसने उसे गिरा भी दिया। वांग जी शॉकिंगली उस लड़के को देख रहा था। युवान उस बेड पे अपने दम पर चढ़ गया था और वो विंग की गालों को टैप करते हुए बोलता है, मम्मा, मम्मा उठो, ये गंदे अंकल आपको टच कर रहे हैं, गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, आप इन्हें सजा दो, मुझे पता है आप इन्हें सजा दोगे, उठो मम्मा। ये बोलते हुए वो उसके गालों को टैप कर रहा था, पर विंग तो उठ ही नहीं रहा था, जिसे देखकर युवान रोने लग गया था और वो वांग जी की तरफ अपने तलवार को पॉइंट करते हुए कहता है, गंदे अंकल आपने मेरी मम्मा के साथ क्या किया है? वो उठ क्यों नहीं रहा है मम्मा? ये बोलते हुए वो बार बार विंग के गालों को टच कर रहा था और फिर वो विंग की पूरी बॉडी को देखता है, जहाँ पर जगह जगह पर उसे पट्टी बंधी हुई दिख रही थी और साथ ही विंग की पूंछ भी गायब थी, सिर्फ एक ही पूंछ। ये देखकर युआन तो और भी जोर जोर से रोने लग गया था। युआन चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए बोलता है, गंदे अंकल ने मेरी मम्मा को चोट पहुंचाया, गंदे अंकल बहुत गंदे हैं, मुझे मुझे सबको बुलाना है। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से उतरता है और सीधा वहाँ से जल्दी जल्दी से चलकर जाने लगा था। और वो एक डिसिपल को बोलता है, गगा ग्रैंडपा, ग्रैंडपा अंकल को बुलाओ, ये गंदे अंकल मेरी मम्मा को परेशान कर रहे हैं, इन्होंने मेरी मम्मा के साथ कुछ कर दिया है, देखो। ये बोलकर वो उस डिसिपल का हाथ पकड़ लेता है और वो अंदर लेके जाता है। वो अंदर दिखाते हुए बोलता है, इन्होंने मेरी मम्मा के साथ गलत किया है, इनको बांधो। ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं वो डिसिपल युवान को देखते हुए बोलता है, राजकुमार
छोटे राजकुमार, ऐसा कुछ नहीं है, असल में ये तो। पर वो आगे कुछ बोल पाता कि युवान रोते हुए कहता है, गगा आप इन्हें नहीं बांधोगे ना? ठीक है, मैं ही बांधता हूँ। ये बोलकर वो अपने हाथों से कुछ मंत्र करता है, कुछ तालिस्मा बनाता है और फिर वो वांग जी के ऊपर डाल देता है, जिससे वांग जी एक ही जगह पर जम गया था। वांग जी इतना ज़्यादा शॉक था कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और वो उस तालिस्मा के कारण वहीं पर जम गया था। वहीं वो टीसी पल शॉक वो युवान को देखते हुए बोलता है, राजकुमार ऐसा मत कीजिए। पर वो आगे कुछ कह पाता कि वहां पर युवान और बाकी मतलब इन सभी की आवाज़ सुनकर वहां पर सारे लोग आ गए थे। लैन कुरैन चिंगेंजून जितने भी लोग लैन फैमिली के थे वो सारे आ गए थे, मैडम लैन और साथ ही जैंग फैमिली के भी, जैंग चैंग, सी चैन, जैंग फैमिया, मैडम लैन, मैडम मैडम यू और साथ ही यान ली और उसका छोटा सा बेबी या बोले तो अब बड़ा हो चुका बेबी जिनलिंग भी आ जाता है। वो सारे ये सब देखकर शॉक हो गए थे। युवान जैसे ही अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को आते हुए देखता है वो सीधा उनके पास जाकर बोलता है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, ग्रैंडपा ग्रैंडपा, इस गंदे अंकल ने मम्मा के साथ कुछ कर दिया है। देखो मेरी मम्मा उठ नहीं रही है और साथ में इसने गंदा हरकत भी किया मेरी मम्मा का यहाँ। ये बोलते हुए वो अपने होठों में पॉइंट करते हुए कहता है, इस गंदे अंकल ने मेरी मम्मा के होठों पे किस किया, इन्हें सजा दो। ये किसी और के ओमेगा को टच किया और साथ में मेरी मम्मा को टच किया। इन्हें 50 नहीं 100 सजा मिलनी चाहिए, 100 करोड़ की सजा। मैं इन्हें सजा देता हूँ। ग्रैंडपा आप बोलो ना। ये बोलकर वो लैन किरण के पास जाता है और कहता है, ग्रैंडपा अंकल आप कुछ कहो ना, आप तो सबको सजा देते हो ना, इन्हें भी दो, इन्होंने मेरी मम्मा के साथ गलत किया है, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। ये बोलकर वह सबकी तरफ देखता है और फिर वो सीधा जैंग जैंग की तरफ जाते हुए बोलता है, अंकल अंकल, इन्होंने इन्होंने मेरी मम्मा के साथ कुछ कर दिया है। ये बोलकर वो रोने लग गया था क्योंकि कोई भी उसकी बातों को यकीन नहीं कर रहा था या बोलो तो वांग जी को सजा नहीं दे रहा था। तभी सी चैन उसे उठाते हुए बोलते हैं, बेबी ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तुम्हारी मम्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, असल में वो तो तुम्हारे डैडी है, तुम्हारे फादर हैं। ये सुनकर युवान रोते हुए सिचैन की तरफ देखता है और कहते हैं, नहीं वो मेरे फादर नहीं हो सकते, वो गंदे हैं, उन्होंने मेरी मम्मा की ये हालत की है। ये बोलते हुए वो रो रहा था पर सिचैन उसके आंसू को साफ करते हुए बोलते हैं, बेबी वो तुम्हारे फादर है, तुम्हारी मम्मा के अल्फा हैं, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनका तो हक है ये सब करने का। ये सुनकर युवान उसकी तरफ देखता है और फिर वांग जी की तरफ और वो रोते हुए कहता है, ये मेरे फादर हैं। ये सुनकर सिचैन अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ। तभी युवान कहता है, ये आपके गगा हैं, ये आपके ब्रदर हैं। ये सुनकर सिचैन फिर से अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ। ये सुनकर युवान वांग जी की तरफ देखता है, वहीं वांग जी बस बुद्ध बन के युवान की तरफ और बाकी लोगों की तरफ देख रहा था। तभी सिचैन कहते हैं, बेबी वैसे तुमने क्या किया है जो अभी तक वांग जी हिल नहीं रहा है। ये सुनकर युवान अपने हाथों के साथ खेलते हुए बोलता है, मैंने उन्हें फ्रीज कर दिया है। ये सुनकर सारे लोग युवान की तरफ देखते हैं क्योंकि फ्रीजिंग जो कला है वो इतने आसानी से कोई छोटा बच्चा सीख नहीं सकता। छोटा बच्चा क्या बड़े इंसान भी सीख नहीं सकते और वांग जी को कंट्रोल करना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तभी चैंग चैंग कहता है, बेबी युआन अपने डैडी को छोड़ दो, अब उन्हें बख्श भी दो। ये सुनकर युआन अपना सर हिलाता है और फिर वो सीचैन के गोद से उतरकर वांग जी के पास जाता है और वो वांग जी के सीने पे 2 बार टैप करता है जिससे वांग जी फ्री हो गया था। वांग जी अब गहरी से सांस लेता है और फिर वो युवान को देखता है। वांग जी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो युवान को देखते हुए बोलता है, मेरा बेबी। ये बोलकर वो सीधा युवान को खींचकर अपने गले से लगा लेता है। युवान भी रोते हुए डैडी डैडी बोल रहा था। फिर वहीं कुछ टाइम बाद वहाँ पर हमारे विंग की आवाज़ आती है, पानी। ये बोलकर वो धीरे से आवाज़ करता है जिसे सुनकर वांग जी की नज़र विंग की तरफ जाती है। युवान भी विंग को देखता है। सारे लोग विंग की तरफ देखते हैं। वांग जी और युवान जल्दी से बेड पे बैठ गए थे। वांग जी विंग को पानी पिलाता है। युवान भी वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है जिससे दोनों मिलकर विंग को पानी पिला रहे थे।
विंग अभी थोड़े से अपनी आंखों को खोला हुआ था, जिससे उसे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कौन कौन है। फिर विंग सबकी तरफ देखता है पानी पीने के बाद। तब उसे एहसास होता है कि एक तरफ उसका बच्चा बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ उसका अल्फा। ये देखकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग उठने की कोशिश करता है पर उसके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण वांग जी उसे उठने में मदद करता है। युवान भी उसके हाथ को पकड़कर उसे उठने में मदद करता है। विंग रोते हुए कहता है, मैं ये बोलकर वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी युवान विंग को गले लगाते हुए कहते हैं, मम्मा मम्मा, डैडी आ गए। आप आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और डैडी ने कहा कि अब वो नहीं जाएंगे हमें छोड़कर। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी रो रहा था, उसके भी आंखों में आंसू थे। वो भी विंग को गले से लगा लेता है। वहीं वांग जी कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें 3 साल तक अकेले रहना पड़ा। ये सुनकर विंग अपना सरनाम में नोट करते हुए कहता है, नहीं, आपको इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको पता भी नहीं है 3 सालों तक मैं कैसे रहा, हम कैसे रहते थे। ये बोलकर वो युवान की तरफ देखता है और कहता है, 3 सालों तक मैं आपके बिना कैसे रहा हूँ मुझे पता है, इसीलिए आपको इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ बोलो कौन सी सज़ा मिलेगी, मैं हर सज़ा को लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, आपको सज़ा मिलेगी कि आप पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे और कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। तभी विंग कहता है, नहीं ऐसे नहीं। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर अपने हाथों में कुछ ड्रॉ करके वो वांग जी के हाथों में डाल देता है, जिससे वांग जी कंफ्यूज था कि आखिर क्या हुआ। पर विंग के हाथों से एक धागा, रेड कलर का धागा वांग जी के हाथों में बंध जाता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, ये अब हमें अलग होने ही नहीं देगा, कभी भी नहीं होने देगा। हम दोनों जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर आप कहीं भी जाओगे तो मैं एक आवाज़ लगाते ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। मैं बस आपके पास रहूंगा। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो विंग के फोrehead पर किस करके बोलता है, हाँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये बोलकर वो फिर विंग के फोrehead पे किस करता है। वहीं युवान युवान भी अपनी मम्मा के फोrehead पे किस करता है और वो उन दोनों को गले लगाते हुए बोलता है, अब मेरी फैमिली पूरी हो गई। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। वहीं सारे लोग भी अब खुश हो गए थे। हे गाइस, तो आज का पार्ट कैसा लगा? वैसे ये लास्ट पार्ट था, ओके। अब इसके बाद मैं एक फ्यूनिक्स वाला एफएफ स्टार्ट करूंगी, ओके, पर 1-2 दिन के बाद, ठीक है। तो चलो ये पार्ट भी, या बोलूँ तो ये हमारा एफएफ भी ख़त्म होता है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।